खबर कट में हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे ओलंपिक पदक वाले पहलवान से लेकर कैसे सुशील कुमार बन गए पिस्टल वाले पहलवान। हम आपको उस फ्लैट में भी ले चलेंगे जिसको लेकर ये पूरा का पूरा गैंग वॉर जो है एक तरह से, और ये धनखड़ की मौत को अंजाम दिया गया। क्या कुछ हुआ और क्यों ये पूरा का पूरा विवाद था, हम उस फ्लैट में लेकर जाएंगे आपको जहां पर सुशील रहते थे। आसपास के लोग जो हैं वो क्या कुछ बताते हैं उस दिन की सच्चाई के बारे में, क्या हुआ था, क्या कुछ सुशील का आचरण था। पूरी इनसाइड स्टोरी हम न्यूज नेशन पर आपको दिखाएंगे कि आखिर हुआ क्या था उस दिन और कैसे ओलंपिक पदक से पिस्टल हाथ में ले आए थे सुशील। कहां है सुशील कुमार के खून से सने कपड़े? कहां है किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई सुशील की होंडा कार? कौन थे वारदात में शामिल नीरज बवाना गैंग के गुंडे? कहां है सागर धनखड़ की जान लेने वाली हॉकी स्टिक? ये वो सुलगते सवाल हैं जिनको जाने बिना छत्रसाल कांड की जांच कर रही दिल्ली क्राइम ब्रांच एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी को जैसे ही 48 घंटे बीते, जैसे ही मामला स्पेशल सेल दिल्ली क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ, जैसे ही सुशील कुमार से पूछताछ हुई, पहलवान का शातिर दिमाग फिर से हरकत में आ गया। जी हाँ, कुश्ती का माहिर खिलाड़ी सुशील कुमार अब क्राइम ब्रांच के साथ मक्कारी का खेल खेल रहा है। कभी वो रोने की नौटंकी करने लगता है तो कभी अहम सवाल दागे जाने पर खामोशी का दांव खेलता है। क्राइम ब्रांच सुशील से पूछताछ को जितना आसान समझ रही थी वो उतनी आसान साबित नहीं हो रही। दरअसल सुशील कुमार काम के सवालों पर कन्नी काट रहा है। वो जानता है कि मामला हाई प्रोफाइल है और वो एक बड़ा आदमी है, इसलिए उसे मारपीट तो होगी नहीं। शायद इसलिए वो जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहा है। सूत्रों से खबर है कि सुशील कुमार क्राइम ब्रांच की टीम को सच नहीं बता रहा। वो लगातार ये कहानी पुलिस को सुना रहा है कि विवाद किराए के पैसों को लेकर था। सागर धनखड़ उसके फ्लैट का किराया उसे नहीं दे रहा था और इसलिए झगड़ा हुआ। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक मॉडल टाउन 3 का ये वही फ्लैट है जहां से सुशील कुमार के ओलंपिक चैंपियन से एक मोस्ट वांटेड बनने और अपराधी बनने की शुरुआत हुई। दरअसल 140 गज का ये फ्लैट है। इस बिल्डिंग में नई बनी हुई बिल्डिंग है। इसके टॉप फ्लोर पर वो फ्लैट है जिसमें सागर और सोनू बताया जाता है कि किराए पर रहा करते थे और इसी फ्लैट में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कथित तौर पर सुशील कुमार सोनू और सागर को अगवा करके छत्रसाल स्टेडियम ले गया। ये फ्लैट आप देख सकते हैं कि एक नई बनी हुई बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल मॉडल टाउन 3 के कोने में मौजूद है और बताया जाता है कि 140 गज का ये फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है और इसके 2 महीने का किराया जो कहा गया है कि सागर ने नहीं दिया था, जिसके बाद सुशील कुमार से उसका विवाद था इस 2 महीने के किराए को लेकर। लेकिन ये थोड़ी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के गले नहीं उतर रही है। कैसे ये झगड़ा चंद हजार रुपए का नहीं बल्कि कई सौ करोड़ का था, ये बात आगे करेंगे। पहले तो ये देखिए कि न्यूज नेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कैसे सुशील के पहले झूठ की धज्जियां उड़ा डाली। आज हम आपको बताएंगे कि विवाद फ्लैट के किराए का नहीं। पहले देख लीजिए सुशील कुमार का वो फ्लैट जिसे सुशील झगड़े की जड़ बता रहा है। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर मानना है कि मामला कुछ और है, क्योंकि सुशील कुमार का जो स्टेटस है, जो उसकी वर्थ है, जो उसकी नेट वर्थ है, वो इतनी कम नहीं है कि 2 महीने के किराए या फिर सिर्फ एक फ्लैट के लिए इस तरह से वो अपने पूरे करियर को दांव पर लगा दे या हत्या की जैसी वारदात को अंजाम दे दे। सीधे तौर पर ये फ्लैट सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर है। ऐसा भी कहा गया कि सागर और सोनू ने फ्लैट खाली भी कर दिया था, लेकिन 2 महीने का किराया नहीं दे रहे थे। तस्वीरें साफ बताती हैं कि ये फ्लैट नया बना है। इसकी कीमत सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए के आसपास। जाहिर है 1.25 करोड़ रुपए के लिए सुशील कुमार अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह नहीं करेगा। वैसे भी जब हमारी टीम ने पड़ोसियों से बात की तो वो सुशील कुमार का दावा रेत की दीवार की तरह भरभरा कर गिर गया।
मैं ये पूछ रहा था कि जैसे बता रहे हैं कि 2-3 महीने से यहाँ पर रह रहे थे। 2-3 महीने से रह रहे थे, तो ये बेड नीचे पड़ा हुआ है इनका। ये सागर वागर 15 दिन से आए थे, तो ये बात तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह में भी आपको क्या होगा? ये तो बिल्डिंग का ओनर बताएगा या डीलर बताएगा रेंट एग्रीमेंट क्या है, कहने का कि हमें यहाँ पे 15 दिन से प्रैक्टिकल में वहाँ को बता रहे 15 दिन पहले सामान भी सब नीचे पड़ा हुआ है। सामान क्या खाली बेड ऊपर चढ़ानी होगा, बेड नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, 15 दिन से ही आए हैं। 15 दिन हुए। कौन कौन ये सागर या 2 जने थे, एक सागर था और दूसरे को हम जानते नहीं, लंबा सा लड़का था, कोई कौन था ये। अच्छा, बाकी आते जाते तो कई लोग रहते थे, यहाँ पे 2 आदमी रहते। और उस दिन रात में क्या होता है 1:30 बजे? नहीं पता। सुना आपने, सागर धनखड़ सुशील कुमार के इस फ्लैट में रहने के लिए सिर्फ 15 दिन पहले आया था और अभी तो उसने इस फ्लैट में पूरा सामान तक शिफ्ट नहीं किया था, तो फिर किराया न देने का सवाल ही कहां पैदा होता है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे बयानों में विरोधाभास सामने आया है। जो पड़ोसी हैं उनका ये कहना है कि 15 दिन पहले ही सागर और सोनू यहाँ पर रहने आए थे और मामला कुछ और हो सकता है, जिसके पक्ष में उन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई जो आपको दिखाना चाहेंगे इस फ्लैट के अंदर। हालांकि हम बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बेड खड़े हुए हैं और एक अलमारी है जो कि पैक्ड है। ये दावा है यहाँ के पड़ोसियों का कि सागर और सोनू के ही ये बेड और अलमारियां हैं। पूरा सामान भी अब तक ऊपर नहीं जा पाया था और जाहिर है कि जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि 15 दिन पहले ही ये फ्लैट में, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, टॉप फ्लोर का फ्लैट है इस बिल्डिंग में। ये जो बिल्डिंग है इसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर 3-3 फ्लैट बने हुए हैं, जबकि थर्ड और फोर्थ पर 2-2 फ्लैट बने हुए हैं। फोर्थ फ्लोर और थर्ड फ्लोर के फ्लैट बड़े हैं, 140 गज के हैं, जबकि नीचे वाले 100 गज के हैं। जो सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर फ्लैट है उसकी कीमत 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है। जाहिर है सुशील कुमार झूठ बोल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि अपनी जिंदगी को अर्श से फर्श पर गिराकर भी सुशील कुमार ने कोई सबक नहीं लिया। उसके आंसू घड़ियाली हैं और वो झूठ पर झूठ बोल रहा है। मारे गए पहलवान सागर धनखड़ के साथ किडनैप हुए सोनू महाल ने पुलिस को बताया है कि किडनैप करते वक्त सुशील के हाथ में पिस्तौल थी और उसने उन दोनों को पिस्टल दिखाकर धमकाया भी था। सुशील ना तो पिस्टल के बारे में कुछ बता रहा है, ना ही अपने खून से सने कपड़ों के बारे में, और तो और किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई अपनी होंडा सिटी कार के बारे में भी सुशील मुंह नहीं खोल रहा। सुशील कुमार शायद अभी अपने सेलिब्रिटी वाले सपने से बाहर नहीं आया है, तभी वो ये नहीं समझ पा रहा कि क्राइम ब्रांच के पास सच जानने के 100 तरीके हैं और सच तो सामने आएगा ही। शायद सुशील सच छिपाकर अपने इससे भी बड़े गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी पुलिस को यकीन है कि 1.25 करोड़ के इस फ्लैट के लिए सुशील इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। अब सुशील कुमार से लगातार सघन पूछताछ हो रही है। जो इस केस के तमाम गवाह हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। उसके बाद उम्मीद है कि सच्चाई सामने आ पाएगी कि आखिर एक ओलंपियन के एक हत्यारे बनने तक, एक अपराधी बनने तक का सफ़र किन हालातों में और क्यों पूरा हुआ, और सीधे तौर पर जो ये पूरा झगड़ा हुआ था, क्या सच में यही वो फ्लैट जिसकी कीमत मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्राइम ब्रांच सूत्रों का भी ये मानना है कि सुशील कुमार की नेटवर्थ इससे कहीं ज़्यादा है और सिर्फ फ्लैट भी उसकी पत्नी के नाम पर है। फ्लैट पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं था। इस फ्लैट के 2 महीने का किराया जो कि चंद हज़ार रुपये है, उसके लिए आखिर क्यों सुशील कुमार इतना बड़ा कदम उठाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात साफ हो पाएगी कि सच्चाई क्या है। तमाम पहलुओं को क्राइम ब्रांच जांच रहा है, यानी सच का सामने आना अभी बाकी है और शायद उस सच के साथ ही सामने आएगा सुशील का और भी बदसूरत चेहरा। टीम न्यूज़ नेशन। सवाल जो है वो उसके गले की हड्डी बन सकता है। दरअसल ये सवाल होगा कि उसके साथ इस पूरी वारदात में बवाना गैंग के बवाना गैंग के कौन-कौन से गैंगस्टर शामिल थे, और जैसे ही वो इस सवाल का जवाब देगा तुरंत उस पर लग जाएगा गैंगस्टर एक्ट।
और ये एक्ट सुशील के लिए गले की फांस बन जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी फिलहाल सुशील के बारे में नहीं सोच रही है। उसे डर है कि कहीं दो बड़े गैंगस्टर्स की ईगो की लड़ाई जो है सुशील के मार्फत कहीं दिल्ली में गैंग वॉर को अंजाम न दे दे। तारीख 24 मई 2021, वक्त शाम करीब 6 बजे, जगह अग्रसेन स्टेडियम रोहतक। रोहतक के रेसलिंग स्टेडियम में गोलियों की गरज जब थमी तो 27 साल के पहलवान अंकुश त्यागी की सांसें भी थम गई। अंकुश को 2 बाइक सवारों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर खामोश कर दिया। देखिए, हमारे पास सूचना मिली थी कि वहाँ अपने जो अग्रसेन स्टेडियम है वैसे कॉलेज में, उसमें एक लड़के को गोली लगी है। तो ये आने के बाद पता लगा कि भाई इस लड़के को 2 लड़कों ने गोली मारी है। इस लड़के का जो नाम बाद में पता चला है कि इसका नाम अंकुश है। लेकिन इसी के साथ दिल्ली और एनसीआर में खतरे का सायरन गूंज उठा। अंडरवर्ल्ड के जानकारों को इस वारदात से एनसीआर के आसमान पर गैंग वॉर के बादल छाते नजर आ रहे हैं और इस आशंका को जन्म दे रहे हैं कई खौफ से भर देने वाले सवाल। क्या रोहतक में हुई इस वारदात का छत्रसाल कांड से कोई रिश्ता है? क्या छत्रसाल कांड के बाद गैंग वॉर की आशंका सच साबित हुई है? क्या जिस गैंग वॉर का डर था वो अब शुरू हो चुकी है? दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अदालतों में गैंगवार, सड़कों पर गैंगवार, जिमों और अखाड़ों में गैंगवार आम बात है। गैंगवार के दौरान ना जाने कितनी बार ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें अदालत परिसर में पेशी पर आए गैंगस्टर को दूसरे गिरोह ने पुलिस के सामने मार गिराया। दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से वही गैंगवार की आशंका ने बेहद सतर्क कर दिया है। दरअसल दिल्ली में जब जब कोई खूनी गैंगवार शुरू हुई है तो वो दशकों तक चली है और हर बार हर गैंगवार में इतना लहू बहा है कि पुलिस लाशें समेटते समेटते थक गई। दिल्ली एनसीआर में होने वाली हर गैंगवार की एक और खासियत होती है और वो ये कि इसमें कोई नियम नहीं होता। इसमें सिर्फ विरोधी गैंग के मेंबर्स को ही नहीं मारा जाता बल्कि उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा जाता। अदालत में पेशी पर लाए गए दुश्मन गैंग के गुर्गों को अदालत में घुसकर मारा जाता है। जेल में कत्ल होते हैं। जेल ले जाते समय हर पुलिस की वैन पर अटैक और कत्ल होते हैं। जहां तक कि दुश्मन गैंग के लोगों के बुजुर्ग रिश्तेदारों तक कत्ल कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में गैंगवार शुरू होना कत्लेआम की शुरुआत होती है। साल 1992 में नजफगढ़ के दिचाऊ और मित्राऊ गांव में कृष्णा पहलवान और बलराज अनूप गिरोह के बीच गैंगवार शुरू हुई। ये गैंगवार पूरे 25 साल चली। दोनों तरफ के कम से कम 150 लोग मारे गए। 2013 में गोगी टिल्लू गैंग के बीच गैंगवार हुई। इस गैंगवार में अब तक 15 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। टिल्लू गोगी गिरोह के बीच ये गैंगवार आज भी जारी है और रह रहकर लाशें आज भी गिरती रहती हैं। अब एक बार फिर गैंगवार का खतरा फन उठाकर खड़ा हो चुका है। लेकिन इस बार अगर गैंगवार हुई तो ये आज तक की सबसे बड़ी गैंगवार होगी, क्योंकि इसमें 2 नहीं बल्कि एक दूसरे के प्यासे होंगे 4 बड़े गैंग। और इस पेंडोरा बॉक्स को खेला है पहलवान सुशील कुमार ने। गैंगवार के खतरे को दिल्ली समेत आसपास के सभी राज्य समझ चुके हैं। इसका सच दिखाई दिया जोधपुर की जेल में, जहां अदालत में पेशी पर लाए गए डॉन लॉरेंस बिश्नोई के लिए इतनी ज्यादा सुरक्षा लगाई गई थी कि पूरा शहर हैरान था। जाहिर है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तीनों राज्य की पुलिस चौकन्नी है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि कोई अनहोनी शुरू होने वाली है। इस बीच अगर सुशील पहलवान वक्त रहते सच सामने ले आए तो शायद नुकसान को बढ़ने से रोका जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।
तो दिल्ली पुलिस को डर है कि जेठिया और बवाना गैंग के बीच में गैंगवॉर न छिड़ जाए, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि गैंगवॉर जब होती हैं तो या तो वो वर्चस्व की लड़ाई के लिए होती हैं या फिर नाक की लड़ाई के लिए होती हैं। और यहां पर सीधे सीधे मामला जो है वो नाक की लड़ाई का भी आ गया है, क्योंकि आपसी रिश्ते भी जो हैं वो यहां पर खराब हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुशील कुमार को लेकर कहा जाता है कि वो छत्रसाल स्टेडियम में जो है वो पहलवानी नहीं बल्कि एक तरह से पूरा का पूरा गुंडों का एक नेक्सस चला रहा था, और किस तरह से उगाही के लिए ये पूरा काम करते थे आइए आपको ये भी समझाते हैं। 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम से ही सुशील ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन कौन जानता था कि उसकी खुशियों का सफर छत्रसाल स्टेडियम पर ही खत्म होगा। छत्रसाल स्टेडियम में ही उसे महान बनाया तो छत्रसाल स्टेडियम ने ही उस वारदात ने उसे मुजरिम बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुशील ने जुर्म का रास्ता अपनाया ही क्यों? इनाम से उसे करोड़ों रुपए मिल चुके थे। इसके अलावा एड फिल्म करके और इवेंट्स के जरिए उसने अच्छा खासा कमाया था। इसी खेल ने उसे रेलवे में ऊंची सरकारी नौकरी भी दिलवाई, जिसकी लाखों रुपए तनख्वाह भी उसे हर महीने मिल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुशील ने जुर्म की पगडंडी पर पांव आगे बढ़ा दिए? ये सवाल बेहद अहम है। आखिर क्यों सुशील खुद को इस अंधी गली में ले आया? ऐसे कई सवाल हैं जो आज हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। सवाल, डॉन जठेड़ा के भाई से सुशील ने मारपीट क्यों की? सवा करोड़ के लिए सुशील का मौत से मजाक क्यों? एक फ्लैट के लिए सुशील बवाना गैंग से क्यों जुड़ा? छत्रसाल के पहलवानों को गुंडा क्यों बना रहा था सुशील? जाहिर है क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम आपको तफसील से बता चुके हैं, लेकिन क्यों हुआ ये अब आप जानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर में चल रहे गैंग पैसा कैसे कमाते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक्टिव गैंग पैसा कमाने के लिए उगाही, जमीन के विवाद सुलझाना, कब्जे की जमीन छुड़वाना या फिर जमीन पर कब्जा लेना और पेट प्रोटेक्शन देना, इन सब कामों से बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। और इसी पैसे से ये गिरोह हथियार खरीदने से लेकर अपने जेल में बंद साथियों और उनके परिवारों की ज़रूरतें पूरा करते हैं, और इस सब के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, इसलिए दिल्ली एनसीआर में एक्टिव गिरोहों को पहलवानों की जरूरत पड़ती है। इसमें इतना पैसा है कि सुशील अपना लालच संभाल नहीं सका। छत्रसाल स्टेडियम पर उसका एक छत्र राज था, यानी उसके पास मुफ्त के पहलवान थे, और इन्हीं पहलवानों की एक्टिव गिरोह को जरूरत थी। इस काम में कम मेहनत से ज्यादा पैसा था। एक अंदाजे के मुताबिक दिल्ली के सारे गिरोह सालाना 100 करोड़ से ज्यादा पैसे ऐसे कामों से ही बना लेते हैं, और इसी पैसे पर सुशील कुमार की नजर गड़ गई। सुशील कुमार ने इसी के बाद अंडरवर्ल्ड के लिए काम करना शुरू कर दिया। दरअसल सुशील अंडरवर्ल्ड की मजबूरी भाप गया था, और इसी के साथ सुशील कुमार की अवैध कमाई का सिलसिला शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक गैंग्स हर काम के लिए जैसे पार्टी फंस जाए वैसी फीस वसूली करता था। किसी से डूबा हुआ पैसा दिलवाने की फीस 50% थी, कब्जा हटवाने की फीस प्रॉपर्टी की कीमत का 10% थी, कब्जा करने की फीस प्रॉपर्टी की कीमत का 50% थी, विवादित प्रॉपर्टी की खरीद का रेट कीमत का 20 से 25% थी, धमकी देने की फीस 50,000 से 2.5 लाख तक। एक ज़माना था जब पहलवानों का इस्तेमाल दिल्ली में चुनाव में या आसपास के चुनाव में बूथों पर होता था, लेकिन अब चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा सख्त है, कानून व्यवस्था कड़ी है, इसलिए चुनाव में अब बाउंसर्स या पहलवानों का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो बाहरी दिल्ली है या फिर पूर्वी दिल्ली या फिर पश्चिमी दिल्ली है, वहाँ के बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं, लेकिन अगर वो पैसा वापस नहीं मिलता तब उसको वसूलने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन्होंने पैसा लिया होता है उनसे ज़बरदस्ती
या धमकाकर बीच का रास्ता निकालते हुए उनकी प्रॉपर्टी के कागज़ वो बिजनेसमैन अपने नाम पर करा लेते हैं, या फिर सीधे तौर पर अगर किसी काला जठेरी गैंग जो विदेश से ऑपरेट करता है या नीरज भवाना जो जेल में है, इस तरह के गैंग अगर किसी से उगाही मांगते हैं, एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, तब भी उसमें पहलवानों का इस्तेमाल बीच बचाव के लिए किया जाता है। लेकिन वो पहलवान या वो शख्स एक बड़ा नामचीन शख्स होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस तरह गिरोह सालाना 100 करोड़ रुपए कमा लेता है। अब सवाल यही है, क्या इसी पैसे के लिए सुशील बीते कई साल से अंडरवर्ल्ड गैंग्स के लिए काम कर रहा था? सुशील कुमार धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन गैंगस्टर के संपर्क में आता चला गया, और ये गैंगस्टर भी जो पुलिस के सोर्स हैं वो बताते हैं कि इस तरह के नामचीन लोगों को हमेशा ही अपने साथ शामिल करने में जुटे रहते हैं, क्योंकि अगर एक्सटॉर्शन की मांग हो या बीच बचाव करना हो या कहीं पर कोई रास्ता निकालना हो, तो एक बड़ा नाम जाके अगर बीच में मांडवाली करता है, तब ऐसी स्थिति में पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और सुशील कुमार लगातार यही काम करता जा रहा था। वो रसूखदार इंसान तो था ही, साथ ही छत्रसाल में 24 घंटे पहलवान भी मौजूद रहते थे, जो सुशील के एक फोन कॉल पर हाजिरी देने के लिए तैयार रहते थे। सवाल ये भी है, कहीं जठेड़ी की कोई मोटी रकम तो सुशील कुमार के पास नहीं रखी थी, जिस पर सुशील की नीयत डोल गई। क्राइम ब्रांच को शक है कि छत्रसाल कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, विवाद के पीछे की रकम भी बढ़ती जाएगी, और इसी के साथ बढ़ती जाएगी सुशील की मुसीबत। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ओलंपिक पदक विजेता से पिस्टल वाला गुंडा बन गया सुशील कुमार, और आज सलाखों के पीछे है। क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है और गैंगस्टर एक्ट भी उस पर लग सकता है।